नमस्कार, स्वागत है आप सबका नौकरी से आज़ादी पूरी तैयारी के सेशन नंबर 2 में। लास्ट वीडियो के बाद मुझे कुछ क्वेश्चंस आए थे। वैसे जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दूं कि लास्ट वीडियो में यानी कि पूरी तैयारी के फर्स्ट पार्ट में हमने आरएसआई डाइवर्जेंस को समझा था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। आप वहां से इस वीडियो को देख सकते हैं। अब बात करें कुछ क्वेश्चंस की जो आरएसआई डाइवर्जेंस के बाद आए थे। सो उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। और सबसे पहला क्वेश्चन आया था कि कोई जो है हमारे को आरएसआई सिस्टम फेलियर के यानी कि आरएसआई सिस्टम जहां पर फेल हो रहा हो उसके कुछ एग्जांपल्स दिखा दे। उन्होंने पूछा था कि हमारे को कुछ ऐसे सम स्ट्रेटेजी फेलियर या स्टॉप लॉस हिटिंग एग्जांपल्स दिखाएं। तो चलिए एक बार मैं आप लोगों के सामने कुछ ऐसे ही एग्जांपल्स दिखा देता हूं। और सबसे पहले हम लगाते हैं यहाँ पर आरएसआई और एटीआर। सो ये आ गया, हमारा आरएसआई भी आ गया और एटीआर भी आ गया। अब मैं आप लोगों के सामने चलता हूँ, कुछ ऐसे शेयर्स दिखाता हूँ आपको जहाँ पर हमारे को स्टॉप लॉस हिट होता हुआ नजर आया है। रिकॉर्ड किया था वो था सन फार्मा। सो ये है, मैं आप लोगों के सामने एक बार मार्क कर देता हूँ। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्लियर हमारे को एक डाइवर्जेंस देखने को मिल रही है। उसके बाद आया हमारा एक यहाँ पर ब्रेकडाउन, और ब्रेकडाउन के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा वापस से वो शेयर जो था सन फार्मा का वो ऊपर निकल गया और हमारा यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हो गया। ऐसे ही कोई और एग्जांपल मैं आप लोगों के सामने लेकर आता हूँ। और जैसे कि हमने देखा पीवीआर। सो अब इसमें देखिए एक बाइंग साइड का हमारे को देखने को मिला है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ डाइवर्जेंस थी, ये देख सकते हैं आप डाइवर्जेंस। अब इस लेवल के बाद जो था हमारे को यहाँ एक बाइंग देखने को मिली थी। हमें बाय करना था जो हमारे ये पहले और दूसरी डाइवर्जेंस के बीच में जो ऊपर पहाड़ी सी बनी है उसमें। सो हमारी बाइंग थी अराउंड 1720 रुपये के ऊपर। टू बी एग्जैक्ट एक बार बता देता हूँ, तो वो थी 1726 25 26 27 रुपये के ऊपर। और उसके बाद वहाँ पर हमारे को शेयर जो था पीवीआर का वो 1753 रुपये तक जाता हुआ नजर आया था। सो हमारी बाइंग यहाँ पर एग्जीक्यूट हो गई। बट उसके बाद अगर आप देखेंगे ना तो वो वहाँ से वापस शेयर नीचे गिर गया। हमने यहाँ पर स्टॉप लॉस रखा था एटीआर की दूरी का, और एटीआर की दूरी थी 53 रुपीज़ की, यानी कि ऑलमोस्ट हमारा स्टॉप लॉस हो गया 1700 रुपये का। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि वापस से शेयर जो था नीचे गिरा और वो नीचे आ गया 1610 रुपये के रेट तक। तो इजीली अब हमारे को पता लग रहा है कि यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस जो था वो हिट हो गया। सो ये था एक अनदर एग्जांपल जहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस हमें हिट होता हुआ नजर आया था। आई होप ये भाई हैं जो मेरे एसएसपीपी, इन्होंने ये क्वेश्चन पूछा था। तो आई होप कि आप लोगों को जो है आपको जो है ये चीज़ समझ आ गई होगी। एक क्वेश्चन और आया था नागमणि कुमार का, नागमणि के आर का, स्टॉक सर्च कैसे करें ब्रदर प्लीज गाइड, एंड एटीआर नहीं समझे। तो चलिए एक बार मैं एटीआर आप लोगों को दोबारा समझा देता हूँ। कुछ नहीं है इसमें, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं करना आपको, कोई भी ऐसा ट्रिकी चीज नहीं बताई मैंने आपको इस सीरीज में या अभी तक जो है आरएसआई डाइवर्जेंस में। आपने आप देखो, अब यहाँ पर आपने आरएसआई डाइवर्जेंस देखी। अब आपने यहाँ पर इस एग्जांपल में बाई किया 1753 रुपये, जैसे इसने स्टॉक ने लगाया तो आपने यहाँ पर बाइंग कर ली, क्योंकि यहाँ पर ब्रेकआउट आ गया था, मतलब हमारा जो बाइंग का लेवल था वो आ गया था। तो उसके बाद यहाँ पर जो था नीचे, अब आप इसी लेवल पर जब ये ब्रेकआउट आया 1753 रुपये पर, अब आप यहाँ पर देखो एटीआर की वैल्यू क्या है। सबसे पहले हमारे को एटीआर की वैल्यू को 10 में कन्वर्ट करना है। डिफॉल्ट जो है वो 14 की होती है, तो हमारे को यहाँ पर 10 सेट करना है। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, कोई ज़्यादा आपको टेंशन नहीं लेनी। यहाँ पर आपको क्या करना है, सिर्फ जो ब्रेकआउट का लेवल था जो था 1720 रुपये का, आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ब्रेकआउट के लेवल में से हम एटीआर की वैल्यू जो है डिडक्ट करेंगे। सो 1720 रुपये में से हमारा 53 रुपीज़ की वैल्यू डिडक्ट होगी, यानी कि 50 रुपये कम हो गए, तो हमारा स्टॉप लॉस हो गया 1670 रुपये का। अब आप चाहे 1600, जैसे 53 रुपये मैंने आपको बता दिया था कि भाई यहाँ पर हमारा 1753 पे हमने बाइंग करी और 53 रुपये का स्टॉप लॉस, तो वहाँ थोड़ी गलती हो गई थी। 1720 में से 53 रुपीज़ माइनस करेंगे तो वो होगा हमारा स्टॉप लॉस, यानी कि यहाँ से हमने 30 रुपये और महंगा लिया, तो अब हमारा इस केस में स्टॉप लॉस हो जाएगा लगभग 80-85 रुपये का। सो 85 रुपये के स्टॉप लॉस के हिसाब से आप जो है अपनी क्वांटिटी को सेट कर सकते हैं। अब उसके बाद एटीआर की वैल्यू को आपको बस जो आपका ब्रेकआउट प्राइस था ना उसमें से आपको डिडक्ट करना है, वो आ जाएगी आपकी स्टॉप लॉस की वैल्यू। उसके अलावा कई लोगों का ये भी क्वेश्चन आया था
कि सर हमें जो टारगेट रखना है वो कौन-सा टारगेट रखें? हमारे को मेजर जो टारगेट रखने हैं, जैसे मैं अभी आप लोगों को अंबुजा सीमेंट के हिसाब से ही दिखा देता हूँ और चलते हैं हम इसके वीकली चार्ट पर। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमारे को एक डाइवर्जेंस देखने को मिल रही है और साथ ही में हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी नज़र आ रहा है। तो अब कई लोगों ने पूछा था कि प्रीवियस रेजिस्टेंस को भी हम सपोर्ट मानेंगे या फिर हमारे को मेजर सपोर्ट लेवल कैसे सेलेक्ट करना है? जैसे अब हम सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। जैसे अब हम देखते हैं कि अगर हम देखें, जो इनका क्वेश्चन है बिल्कुल वैलिड क्वेश्चन पूछा है भाई साहब ने कि अगर हम अपना टारगेट माने तो ये प्रीवियस रेजिस्टेंस जो है 418 रुपए की, इसको भी तो हम टारगेट मान सकते हैं। बिल्कुल मान सकते हैं। जितना आप कंज़र्वेटिव टारगेट लेकर चलेंगे ना, उतना ज़्यादा बढ़िया है। लेकिन पता क्या होता है, हमारे को एक चीज़ देखनी है कि प्राइस जो है मेजर सपोर्ट तक जाता है। यानी कि अब इसका मेजर सपोर्ट है लगभग 280 290 रुपए की रेंज में। तो ये जो है, ये प्राइस जब इसकी डाइवर्जेंस का ब्रेकडाउन आया ना, तो यानी कि अंबुजा सीमेंट का अगला टारगेट है लगभग 280 रुपए, 290 रुपए का। बाकी उसमें कोई परेशानी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि अगर आप यहाँ पर अपना कंज़र्वेटिव टारगेट लेकर चलेंगे। देखिए, अब आपने यहाँ पर स्टॉप लॉस में सेल किया 493 के आस-पास आपने मान लीजिए ₹490 ₹485 के आस-पास भी अगर शॉर्ट किया, उसमें हमारा ₹35 का स्टॉप लॉस हो गया। अब ₹35 का स्टॉप लॉस यानी कि 493 में हमने 35 ऐड कर दिया, तो हमारा स्टॉप लॉस आ गया लगभग ₹520 का। और टारगेट क्या हो गया हमारा ₹418 का। तो अब आप देख सकते हो कि अगर आपने 3-4 रुपए नीचे भी शॉर्ट किया, यानी कि आपने किया मान लीजिए ₹390 पे, ₹490 पर और आपका स्टॉप लॉस हो गया ₹530 का। 530 यानी कि ₹40 का आपका स्टॉप लॉस हो गया और टारगेट हो गया आपका ऑलमोस्ट 70-80 का। तो यहाँ से भी आपका 1:1.5 से ज़्यादा का टारगेट, हालाँकि ये बहुत कम है, आरएसआई डाइवर्जेंस, और वो भी वीकली बेसिस पर हमारे को बड़े-बड़े टारगेट्स देखने को मिलते हैं, जो मैंने आप लोगों को बताया कि 290 का बनेगा। लेकिन ठीक है, अगर आप 1:1.5 के टारगेट के साथ भी चलते हैं, रिस्क रिवॉर्ड अगर आपका इतना रहता है, तो भी आप कंज़र्वेटिव टारगेट्स जो है रख सकते हैं और उसके बाद जैसे ही वो आपके टारगेट तक पहुँच जाए, तो आप वहाँ पर अपना टारगेट जो है थोड़ा-सा ट्रेल कर सकते हैं, अपने स्टॉप लॉस को पीछे-पीछे लगा सकते हैं ताकि अब आप जो है प्रॉफ़िट की पोज़ीशन से बाहर ना जा पाएँ। अब कंज़र्वेटिव का मतलब होता है कि कम से कम आपका टारगेट होगा और मैक्सिमम से मैक्सिमम आपका लॉस हो सकता है। यानी कि हमारे पास हमेशा हमारे को कंज़र्वेटिव तरीके से काम करना है कि हमारे को मिलने के लिए बहुत कम है, लेकिन खोने के लिए बहुत कुछ है। तो हमारे को इस तरीके से अगर हम ट्रेड करेंगे ना, तो हमारा स्टॉप लॉस भी कम होगा और हम जो है छोटे-छोटे टारगेट्स के साथ संतुष्ट होते जाएँगे और एकदम से एक बड़ी लालच नहीं हमारे अंदर आएगा, जिससे हम थोड़ा-सा सैटिस्फाई होते होते हुए अपने टारगेट्स को ट्रेल करते हुए, स्टॉप लॉसेस को ट्रेल करते हुए जो है, अच्छा खासा मुनाफ़ा हम यहाँ पर बुक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि री एंट्री कैसे करनी चाहिए? यानी कि अगर हमने स्टॉक में से यहाँ पर सेल कर दिया, अब उसके बाद हमने बाय कब करना है? तो बाय देखिए दोस्तों, आप वैसे ही कर सकते हैं जैसे आप पहले करते थे। मान लीजिए आपने कोई ब्रेकआउट देखा या आरएसआई पर फिर से आपको कोई डाइवर्जेंस नज़र आई नीचे के लेवल्स पर, तो आप उस हिसाब से, जैसे मार्केट अगर स्टॉक ने कोई नया ब्रेकआउट दिया, जैसे अभी मैं एक आपको एग्ज़ाम्पल दिखाता हूँ एपीएल अपोलो का। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये कंटिन्यूअसली ऊपर चढ़ता जा रहा है स्टॉक। तो यहाँ पे अब ये देखो, यहाँ पर एक हमारे को सामने नज़र आई, यहाँ पर हमारी डाइवर्जेंस थी। स्टॉक जो था ऊपर जाता जा रहा था, पीक्स ऊपर जाती जा रही थी, लेकिन यहाँ पर हमारे को डाइवर्जेंस थी। अब मैं यही कहता हूँ ना, इसीलिए मैंने आप लोगों को बोला था कि अगर आपका यहाँ पर डाइवर्जेंस जब तक ब्रेक ना हो ना, तब तक आपको यहाँ स्टॉक में सेलिंग नहीं करनी है। ये नहीं कि 70 के ऊपर चला गया तो हाँ जी, आउट परफॉर्मेंस होगी, तो अब यहाँ से ये शेयर को जो है गिरना चाहिए, तो आप यहाँ पर बिकवाली कर दो। नहीं, जब तक हमें ब्रेकडाउन नहीं देखने को मिलेगा ना, जब तक हमारा एक जो ओरिजिनल तरीके से जो मैंने आप लोगों को बताया कि किस टाइप से आपको आरएसआई डाइवर्जेंस को ऊपर ट्रेड करना है, जब तक हमारे को यहाँ पर ब्रेकडाउन देखने को नहीं मिलेगा, तब तक हमें शॉर्ट की पोजीशन जो है नहीं करनी है। अब आप देख सकते हो कि आरएसआई जो है वापस से 70 के नीचे आ गई, जबकि स्टॉक जो है वो अभी भी ऊपर चढ़ता जा रहा है। सो हमारे को इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है कि हमें शॉर्ट हमेशा जब ब्रेकडाउन आएगा तब करना है और बाइंग हमेशा हमारे को जब ब्रेकआउट आएगा तब करनी है। और इसी टाइप से जब मैंने आपको बताया कि अगर आपको री एंट्री करनी है, तो अगर मान लीजिए यहाँ पर एक बड़ी रेजिस्टेंस है और जैसे ही इस लेवल के ऊपर 1200 के लेवल्स के ऊपर अगर ये स्टॉक ट्रेड करता है, तो आप यहाँ पर एक फ्रेश ब्रेकआउट आएगा
और वहाँ से आप जो है परचेजिंग करके और री एंट्री स्टॉक में दोबारा कर सकते हैं। चलिए, ये तो हो गई अब पुराने जो क्वेश्चंस आए थे आरएसआई डाइवर्जेंस के ऊपर, उसके ऊपर बात। अब अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम फॉर ट्रेडिंग की तरफ एक और कदम रखते हैं और आज हम दो अहम आइडियाज़ पर बात करेंगे। ये दोनों आइडियाज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, सो इस पर चर्चा करेंगे। बट उससे पहले एक चीज़ कि आप अपनी एक्सेल शीट्स जो हैं स्विंग ट्रेडिंग की वो मुझे भेजिए। जो भी आप ट्रेड्स ले रहे हैं, क्या प्रॉफिट है, क्या लॉस है, आप मेरे साथ शेयर करें इस मेल आईडी पर जो आपकी स्क्रीन पर अभी फ्लैश हो रही है, भरपूर ज्ञान @gmail.com पर, ताकि मैं आपके साथ एक सेशन रिकॉर्ड करके जो जो आपने ट्रेड्स लिए हैं ना उसे एक्सेल में प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड करके मुझे शेयर करें और साथ ही में जो डाउट्स है ना वो भी पूछिए और क्लियर करें, ताकि हम जो सेशन करेंगे ना जिसके ऊपर मैं आप लोगों की एक्सेल शीट्स के ऊपर रिकॉर्डिंग करूंगा, तो वो जो है वो सारे क्वेश्चंस आपकी क्वेरीज जो है ना वो हम उस वीडियो में डिस्कस कर लें। अब आते हैं अपने आज के टॉपिक पर, और जो भी बात होगी आप ध्यान से सुनिएगा और साथ साथ अपने क्वेश्चन ज़रूर लिखते जाएं, और वीडियो के एंड के बाद जो आपके क्वेश्चंस रह जाए ना उन्हें फिर आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आज हम बात जिन दो टॉपिक्स की करेंगे उनमें सबसे पहला है स्टॉक सिलेक्शन, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद बात करेंगे मोमेंटम इन्वेस्टिंग की। सो दोनों ही टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बड़े ध्यान से सुनिएगा और साथ साथ नोट ज़रूर बनाते जाइएगा, क्योंकि आगे जाकर ये नोट्स आप लोगों के बहुत काम आने वाले हैं। अब आज का जो कंसेप्ट है ना वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर चाहे आप ट्रेडर हो, इन्वेस्टर हो, जहाँ भी काम करते हैं, जिस भी टाइप की आप ट्रेडिंग करते हैं, आपको आज की बात को बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। सो आज की चर्चा है बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही पावरफुल कंसेप्ट पर, जिसका नाम है मोमेंटम इन्वेस्टिंग। सो अब पूरा ध्यान आपको यहाँ पर रखना है और समझने की कोशिश करनी है। देखिए, हम सब ट्रेडिंग में लगे रहते हैं, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रहे हैं, स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं, इंट्राडे भी कर रहे हैं, सब काम हम कर रहे हैं। लेकिन देखिए क्या है, ट्रेडिंग के अलावा स्टॉक मार्केट का जो ओरिजिनल मैजिक है ना, जो असली मैजिक है, जिसे हमने खुद महसूस किया है, वो ये है कि ये आपको वो वेल्थ दे देती है जो आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होता कि आपको कभी मिलेगी। तो जो असल पावर है स्टॉक मार्केट की, कि इसमें इनकम से ज़्यादा ये है कि इट पुट्स यू इन अ डिफरेंट ऑर्बिट। ये आपके लिए वेल्थ बना देता है। आपने छोटी सी पूंजी डाली होती है किसी स्टॉक में और वो कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। किसी मेरे नोन में से, उन्होंने एल&टी के आईपीओ में के टाइम में इन्वेस्ट किया और उनके पास फिजिकल फॉर्म में शेयर्स जो थे वो पड़े थे। और जब मेरी उनसे बात हुई तो मैंने उन्हें बोला कि इन शेयर्स को ना आप डीमैट करवा लो, और उसके बाद आप जो है इन्हें सेल या परचेज जैसे भी आगे करना चाहें ना वो कर सकते हैं। और उसके बाद उन्होंने जब पूरा डीमैट करवाया तो उसकी वैल्यू आई 50 लाख की। तो छोटी सी पूंजी लगाई थी और ज़बरदस्त वेल्थ क्रिएट हो गई उनकी। तो कहने का मकसद ये है कि अगर छोटा सा पैसा भी अगर शेयर बाजार में सही तरीके से लगा दिया जाए ना, तो वो पैसा बहुत बड़ी रकम में तब्दील हो जाता है। जो आप ट्रेडिंग से कमाएंगे वो तो आपके खर्चों में निकल जाएगा। आपकी फिर चाहे जितनी भी इनकम क्यों ना हो, जो कमाएंगे वो खर्च कर देंगे या थोड़ा बहुत सेव कर लेंगे, लेकिन जो असली वेल्थ है ना वो आपकी इन्वेस्टिंग से बनेगी। तो आज हम जिक्र करेंगे मोमेंटम इन्वेस्टिंग का। एक बात ध्यान रखिए कि आप कभी भी बहुत बड़ा पैसा अपने टाइम को भाड़े पर रखकर नहीं बना पाएंगे। फिर चाहे वो आप जॉब के ज़रिए करें, कंसल्टेंसी के थ्रू, कहीं भी समय दे करके पैसा बना रहे हैं, वो आपको कभी बहुत बड़ी ताकत, बहुत बड़ा पैसा नहीं देगी। बहुत बड़ा पैसा तब बनता है जब आप किसी भी एसेट में हिस्सा लेते हैं। देखिए, दुनिया में जितने भी पैसे वाले लोग हैं ना, जिन्होंने भी मोटा पैसा अर्जित किया है, उन्होंने जो बड़ी संपत्ति बनाई होगी ना, जो भी बड़ी संपत्ति बनाई है वो बनाई है बाय इन्वेस्टिंग इन सम एसेट्स। वो एसेट कुछ भी हो सकता है। वो रियल एस्टेट हो सकता है, शेयर बाजार हो सकता है, वेंचर इन्वेस्टिंग हो सकती है, जहाँ बिल्कुल नई कंपनीज, वेंचर इन्वेस्टिंग का मतलब है जहाँ नई कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं और वो बहुत बड़ी कंपनीज हो जाती हैं, अरबों खरबों की संपत्ति हो जाती है, उसके लिए बस थोड़े से पैसे लगाए होते हैं। तो देखिए, इंपॉर्टेंट लेसन टू बी लर्न इज कि अगर आप सही तरीके से इन्वेस्ट करेंगे तो मार्केट्स हैव द पोटेंशियल टू टर्न इनटू ह्यूज फॉर्च्यून्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम।
तो अगर आप सिर्फ आज ही के सेशन को ध्यान से सुनकर समझ लें, आगे पीछे की कोई वीडियो चाहे आप ना भी देखें, बस केवल आज का ये वीडियो वाला सेशन जो है अटेंड कर लें, तो मेरी जितनी भी मेहनत है ना वो सफल हो जाएगी। और आपका ना सेशन अटेंड करना भी सफल हो जाएगा अगर आप मेरी आज की बात को समझ गए। तो मेरी आप एक रिक्वेस्ट समझ लें कि चाहे आप कुछ और करें या ना करें, लेकिन इन्वेस्ट ज़रूर कीजिए। अब इन्वेस्टिंग और मोमेंटम इन्वेस्टिंग में क्या डिफरेंस है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। पहले मेरी बात सुन ले, कोई क्वेश्चन हो तो आप नोट डाउन करते हैं साथ के साथ, बट पहले मेरी पूरी बात को ध्यान से सुन लें और नोट्स बनाते चले। दोनों टॉपिक्स जो आज हमने चुने हैं, ये आपकी लाइफ बदल सकते हैं। अब अगर आप मेरी बात को ध्यान से सुन लेंगे ना, तो आपके मन में डाउट ही नहीं रहेगा। इन्वेस्टिंग एंड मोमेंटम इन्वेस्टिंग को समझने से पहले हम इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग का डिफरेंस को समझते हैं। ट्रेडिंग होती है एक्टिव, अपने स्टॉक लिया, आपने उस पर नज़र रखी है, स्टॉप लॉस लगा रखा है, टारगेट लगा रखा है, और जैसे ही मौका मिलेगा स्टॉक से एग्जिट कर लेंगे। यानी कि जैसे ही हमारा टारगेट आया तो हमने एग्जिट कर ली, या फिर जैसे ही हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ तो हमने वहां से एग्जिट कर ली। तो ट्रेडिंग में ना आपको बिल्कुल तैयार तत्पर रहना पड़ता है, इसमें आपको बहुत एक्टिव रहना होता है। वहीं पे इन्वेस्टिंग इन्वॉल्व्स पैसिविटी। अब जैसे आपने कोई ज़मीन खरीद ली, तो आप रोज़ रोज़ तो ज़मीन के रेट पता करने नहीं चले जाते ना, कि भाई आज क्या रेट चल रहा है या कल क्या रेट हो सकता है या कल क्या रेट था। ये सब चीज़ें आप तो डेली बेसिस पर पता नहीं करते ना। हाँ, कभी कोई प्रॉपर्टी डीलर मिल गया वो अलग बात है, लेकिन रोज़ रोज़ मॉनिटर तो नहीं करते ना। तो जहाँ रेगुलर बेसिस पर प्राइसेस को मॉनिटर नहीं किया जाता, उसे कहते हैं इन्वेस्टिंग। तो ये फ़र्क है इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग के बीच में। कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, वो सोचते हैं कि अगर हमने किसी चीज़ को 1 साल से ज़्यादा रख लिया तो उसे कहते हैं इन्वेस्टिंग। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हो सकता है कि आपने कोई स्टॉक लिया इन्वेस्टिंग के नज़रिए से, लेकिन उसमें आपको जल्दी रिटर्न्स मिल गए, तो वो बात अलग है, और ऐसा दोनों तरफ से पॉसिबल हो सकता है। यानी कि कोई शेयर आपने लिया इन्वेस्टिंग के पर्पज़ से और उसमें आपको जल्दी रिटर्न्स मिल गए तो आपने वो पहले एग्ज़िट कर लिया। या ऐसा भी हो सकता है कि कोई शेयर आपने ट्रेडिंग के पर्पज़ से लिया और उसमें मोमेंटम इतना अच्छा था कि वो बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, उसमें आपको सेल करने का मौका ही नहीं मिला, यानी कि उसमें आपको सेल का कभी सिग्नल ही नहीं मिला। तो वो आपने काफ़ी लंबे टाइम तक आपने सोचा था कि 15 दिनों में एग्ज़िट कर जाऊँगा, लेकिन वो स्टॉक जो है रुकने का नाम ही नहीं ले रहा, तो उस स्टॉक को आपने 6 महीने, साल भर तक के लिए भी रख लिया। ऐसा जो है आप दोनों साइड से जो है पॉसिबल हो सकता है। अब देखिए, इन्वेस्टिंग की एक ब्रांच है जिसे कहते हैं मोमेंटम इन्वेस्टिंग। वॉरेन बफेट जिस टाइप की इन्वेस्टिंग करते हैं, उसे कहते हैं वैल्यू इन्वेस्टिंग, क्योंकि वो ऐसे शेयर्स खोजते हैं जिसमें डीप वैल्यू होती है। शेयर की असल कीमत होनी चाहिए 100 रुपये, लेकिन बाजार में चल रहा होता है वो 20 रुपये का। किसी वजह से भी हो सकता है, जैसे मार्केट क्रैश हो गई या लोग पैनिक कर रहे हैं या मार्केट में सेंटीमेंट्स खराब है, जिसकी वजह से शेयर इतने नीचे ट्रेड कर रहा है। वो उस टाइम शेयर लेते हैं जिसमें डीप वैल्यू होती है और फिर इंतज़ार करते हैं, और जैसे ही सब ठीक हो जाता है, शेयर वापस से 100 रुपये का हो जाता है, तो वो वहाँ से स्टॉक को जो है सेल करके निकल जाते हैं, और इसे कहते हैं वैल्यू इन्वेस्टिंग। हम जिस टाइप की इन्वेस्टिंग करते हैं, उसे कहते हैं मोमेंटम इन्वेस्टिंग। मोमेंटम इन्वेस्टिंग में ऐसे शेयर्स की तलाश करते हैं जिनमें मोमेंटम होता है, ऊपर जाने की कुवत होती है। ऐसे स्टॉक्स को हम लोग खोजते हैं। जब स्टॉक में मोमेंटम है, तब तक उसे होल्ड करेंगे। जैसे मोमेंटम ढीला पड़ेगा, लगता है कि अब इसमें वो बात नहीं है जो पहले आपको दिखती थी, आप उस वक्त उस स्टॉक से किनारा कर सकते हैं। इस तरह की इन्वेस्टिंग को कहते हैं मोमेंटम इन्वेस्टिंग, जहां वी आर चूजिंग मोमेंटम मोर देन एनीथिंग एल्स। तो ये जो दो टाइप की इन्वेस्टिंग है ना, उसमें वी आर फोकस्ड टुवर्ड्स मोमेंटम इन्वेस्टिंग। जब मैंने अपना पोर्टफोलियो संभालना चालू किया था ना, तब मैंने फंडामेंटली एनालिसिस से स्टार्ट किया था, और उसके बाद रियलाइज़ किया कि उसकी अपनी दिक्कतें हैं। कंपनी बहुत अच्छी होती है, लेकिन सालों साल नहीं चलती। और कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो अच्छी नहीं होती, फंडामेंटली बिल्कुल बेकार लग रही होती हैं, लेकिन 4-5 गुना का टाइम, लेकिन 4 टू 5 टाइम्स का रिटर्न्स जो है दे जाती हैं। कोई-कोई शेयर तो ऐसे होते हैं जो 10-10, 20-20 गुना भी हो जाते हैं और ज़बरदस्त पैसा बना देते हैं। तो वन थिंग आई रियलाइज़ इज़ मोमेंटम।
और लोग मोमेंटम देखते ही नहीं है, केवल और केवल वो अपनी वैल्यू खोजते रहते हैं। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, तो इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि इन रियल लाइफ इन्वेस्टिंग आपको खोजना है मोमेंटम। और मोमेंटम कैसे ढूंढना है, इस पर हम तफसील से बात करेंगे। सबसे पहले फ्रॉम मोमेंटम इन्वेस्टिंग पर्सपेक्टिव, जिन चीज़ों को आपको समझना है, सबसे पहले आपको मोमेंटम इन्वेस्टिंग के लिए आपको एक सूची तैयार करनी है। बाजार तो देखिए बहुत बड़ा है, 6000 से ज़्यादा स्टॉक्स हैं हमारे पास। अब एक बेसिक सा सिस्टम बनाना है, अब हमें एक बेसिक सा सिस्टम बनाना है स्टॉक्स के लिए। ऐसा ना हो कि कोई फर्जी कंपनी हमारे हाथ लग जाए, कोई 10 20 50 करोड़ की कंपनी में पैसा लगा दिया, कंपनी तो हमने कभी सुनी नहीं थी, लेकिन कोई बात नहीं, चार्ट पर अच्छा है, ब्रेकआउट भी आया है, तो इन्वेस्ट कर लेते हैं और फिर खरीद लेते हैं और अटक जाते हैं। तो ऐसे केसेस से बचने के लिए एक बेसिक क्राइटेरिया हमें तैयार करना होगा कि कि इस लेवल का कि इस लेवल के नीचे हमने जाना ही नहीं है। तो आप अपने हिसाब से रूल बना सकते हैं। जैसे हम 500, जैसे मान लीजिए हमने सोच लिया कि 500 करोड़ से नीचे की कंपनीज में हमने काम नहीं करेंगे। अब कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं जो 1000 करोड़ से नीचे की कंपनीज पर काम नहीं करते। सो आपको एक ऐसा क्राइटेरिया बनाना है, अनलेस आपका फोकस ही सिर्फ छोटी कंपनीज पर हो, बट फ्रॉम अ बिगिनर पॉइंट ऑफ व्यू आपको ये रूल बनाना है कि मैं 500 करोड़ से नीचे की कंपनीज को देखूंगा भी नहीं। ये मैं इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ। अभी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा क्या करना है, कैसे बनाना है, कैपिटल कैसे एलोकेट करनी है, इसके बारे में हम अभी आगे बात करेंगे। अब ऐसा इसलिए क्योंकि छोटी कंपनीज में इन्वेस्ट करने के अपने अलग कुछ रीजंस हो जाते हैं, कुछ अलग रिस्क हो जाते हैं। 100 करोड़ से नीचे की कंपनीज को तो गलती से भी नज़र नहीं मारनी है। इसे 6000 में से ना बहुत सी कंपनीज जो हैं वो कम हो जाएंगी। या फिर आप एक ये भी क्राइटेरिया बना सकते हैं कि आपने केवल निफ्टी 500 में जो कंपनीज है ना, जो इंडिया की टॉप की 500 कंपनीज हैं, केवल उसमें ही आपको काम करना है। सो ये बन गए हमारे रूल फॉर स्टॉक सिलेक्शन फॉर मोमेंटम इन्वेस्टिंग। अब आते हैं कुछ इन्वेस्टमेंट के रूल्स पर। सबसे पहला रूल तो हो गया हमारा स्टॉक सिलेक्शन जो है, जैसे मान लीजिए हमने निफ्टी 500 में से सिलेक्ट करने हैं। सेकंड रूल होता है कि अब इसमें मोमेंटम इन्वेस्टिंग में सिलेक्ट करते समय लिक्विडिटी इज नॉट एन इशू। मैंने आपको कहा था लिक्विडिटी इज इंपॉर्टेंट बट इन शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, यहाँ पर लिक्विडिटी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट होता है स्टॉक का सिलेक्शन। इन्वेस्टिंग की जब बात आ जाती है तो मिनिमम टाइम होराइजन इज 6 मंथ्स। 6 मंथ से कम के कामकाज को इन्वेस्टिंग नहीं कहते। 6 मंथ से ज़्यादा आप स्टॉक को होल्ड कर लेंगे तो उसको हम इन्वेस्टिंग कहते हैं। तो अब आते हैं कौन से टाइम फ्रेम पर हमें काम करना है। तो आप मंथली टाइम फ्रेम पर काम कर सकते हैं या फिर आप वीकली टाइम फ्रेम पर भी काम कर सकते हैं। सो आप वीकली चार्ट्स देखकर भी इन्वेस्टिंग कर सकते हैं और वीकली चार्ट्स के रिजल्ट्स भी ज़बरदस्त होते हैं। अगर आप सोचते हैं कि मैं 5 साल तक स्टॉक को नहीं रख सकता, तो मुझे तो 2 3 साल के लिए ही इन्वेस्ट करना है, तो आप वीकली चार्ट्स को देखकर काम कर सकते हैं। बस इन्हीं दोनों टाइम फ्रेम पर आपको काम करना है मोमेंटम इन्वेस्टिंग के लिए। डेली चार्ट्स, आवरली चार्ट्स, इंट्राडे चार्ट्स, 15 मिनट्स चार्ट्स पर आपको मोमेंटम इन्वेस्टिंग नहीं करनी है। इन्वेस्टिंग के लिए आपको मिनिमम वीकली या फिर मंथली चार्ट्स पर काम करना होगा। अब आप जब वीकली चार्ट्स पर काम करेंगे या मंथली चार्ट्स पर काम करेंगे तो टारगेट भी आपको बड़े बड़े देखने को मिलते हैं, स्टॉप लॉस भी बड़े बड़े हो जाएंगे। क्वांटिटी हमें इस हिसाब से बनानी है कि इसमें हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसके लिए अलग माइंडसेट होना चाहिए। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो इन्वेस्टिंग तो ज़बरदस्त करते हैं लेकिन ट्रेडिंग में बढ़िया नहीं कमा पाते। वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ट्रेडिंग में तो बहुत बढ़िया होते हैं लेकिन इन्वेस्टिंग में उन्हें नुकसान हो जाता है। और उसकी वजह ये है कि इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग में अलग अलग माइंडसेट चाहिए होता है और कई बार लोग इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये स्टॉक जो है मैंने इन्वेस्ट करने के लिए लिया है या ट्रेड करने के लिए। ट्रेड कर रहे हैं तो हमें एक्टिव रहना होगा, बिल्कुल भी लॉस का मुंह नहीं देखना है।
और अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो पेशेंस रखनी होगी, क्योंकि स्टॉक जो है वो ऊपर नीचे होकर ही चलता है। रूल्स को दोनों में ही पूरी तरह से फॉलो करना है। अब मैं इन्वेस्टिंग का जो सिस्टम आपको बताने वाला हूँ, उसे ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यही क्रक्स है पूरे मॉडल का। आपको कैश फ्लो का हिसाब करना है कि कितना पैसा अभी है मेरे पास और कितना फ्यूचर में आएगा, या कितना पैसा आ सकता है, या फिर कितना मैं और फ्यूचर में जोड़ सकता हूँ। आपके पास आज पैसा कम है, ये कोई वजह नहीं है इन्वेस्ट ना करने की। इन्वेस्ट कर रहे हैं तो पैसा आपको डालते रहना पड़ेगा। ये मत सोचिए कि मेरे पास बहुत कम पूंजी है, इसमें क्या ही इन्वेस्ट करेंगे, इसमें क्या ही बनेगा। ये मत सोचिए। छोटा छोटा पैसा डालते रहिए, इन्वेस्ट करते रहिए। बहुत सारा पैसा ना कई बार हमारा अटका हुआ होता है। तो मैं एक बार सजेस्ट करता हूँ कि आप अपने फाइनेंशियल पोर्टफोलियो को रीविजिट करें, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हमने कुछ एलआईसी लिया होता है, कोई ईएलएसएस में हमने लगा रखा होता है, एफडी करवा रखी होती है, या कभी-कभी पैसा हमारे बैंक में ही पड़ा रहता है, जहाँ कोई ख़ास इंटरेस्ट नहीं मिल रहा होता। किसी म्यूचुअल फंड में लगा रखा है, म्यूचुअल फंड में अटका पड़ा है हमारा पैसा। तो आपको क्या करना है, आपको देखना है कि कितना कैश है, जो मैं अभी डिप्लॉय कर सकता हूँ। कितना ऐसे एसेट्स हैं जो लो परफॉर्मिंग है, अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, उनसे बाहर आइए, उनको उनको रीपर्पस कीजिए। हम ऐसे थोड़ी कि पैसे को खर्च कर रहे हैं, उस पैसे को स्टॉक मार्केट में डालना है। इसके अलावा आपको ये सोचना है कि मैं सेव कितना कर सकता हूँ। तो जो पैसे आप आगे सेव करेंगे, उसको भी इन्वेस्टिंग में डेडिकेट करना है। तो मेन चीज़ क्या है, इस पर ध्यान रखिए कि आपको ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट के अकाउंट हमेशा अलग-अलग मेंटेन करने हैं। बहुत सारे लोग हैं जो मिक्सअप कर देते हैं, एक ही जगह पर ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग दोनों कर रहे होते हैं, वो भी एक ही खाते से। और उसमें कोई ना कोई कन्फ्यूजन, कोई ना कोई गलती हो ही जाती है। देखिए, कभी क्या है, ट्रेडिंग का लॉस आ रहा होता है और आप सोचते हैं कि चलो इसमें प्रॉफिट आ रहा है, इस शेयर में से हम इसे को बेचकर इसका प्रॉफिट जो है कवर कर लेते हैं अपने ट्रेडिंग के लॉस से। तो जिस शेयर को आपने बरसों रखना था, चार्ट भी अच्छा था, बेचने की कोई वजह नहीं थी, वो छोटे से किसी ट्रेडिंग के लॉस के लिए उसको कवर करने के चक्कर में बिक जाएगा। तो इसीलिए इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग को आपको हमेशा अलग-अलग खातों में, अलग-अलग ब्रोकर्स के यहाँ पर खोलकर करना है। मैं अपना एग्जांपल दूँ तो मैं ट्रेडिंग जो है ना अपस्टॉक्स के प्लेटफ़ॉर्म को यूज़ करके करता हूँ, क्योंकि वहाँ पर मुझे ऑप्शन स्ट्रैटेजी फीचर का जो है और भी काफ़ी सारे फीचर जो हैं वो मिल जाते हैं। और इन्वेस्टमेंट मैं एंजल वन के साथ करता हूँ, क्योंकि वहाँ पे मुझे क्यों ज़्यादा ट्रेड तो करना नहीं होता, सो इसलिए मुझे एंजल वन का डीमैट अकाउंट जो है वो अच्छा लगता है। और दोनों के लिंक जो है आप लोगों को ना नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सो अगर आप भी इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग को अभी तक एक अकाउंट में करते हैं, तो मेरी मानिए और अपना दूसरा डीमैट अकाउंट जो है आज ही ओपन करें। और कहाँ से ओपन करें, नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके आज ही अपना डीमैट अकाउंट ओपन करें, और हमारे इस नेक पर्पस को आप सपोर्ट भी कर सकते हैं। सो आप भी दो जगह पर खाता खोलकर अपने पैसे को जो है डिवाइड करके रखें। जो इन्वेस्टमेंट का हमारा पोर्टफोलियो है, उसमें टाइम टू टाइम बेसिस पर और पैसा डिवोट करते जाना है। अब देखिए, रूल्स को सुनिए और इसे ध्यान से समझिएगा। जब हम इन्वेस्टिंग करते हैं यूजिंग चार्ट्स, जिसे मोमेंटम इन्वेस्टिंग कहते हैं, तब हमें ये नहीं पता होता कि कौन सा शेयर में कितना अपसाइड मिलेगा। फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए कि यहाँ पर हमने इंडिया मार्ट इंटरमेश के ऊपर 2500 रुपये के आसपास हमने ऊपर जो था वो ब्रेकआउट देखा, 2600 रुपये के आसपास। अब आपने देखा, आपने ये ब्रेकआउट पकड़ा और आपने ना उस टाइम उसमें इन्वेस्ट कर ली। अब हमें थोड़ी पता था ये कितना जाएगा ऊपर, कहाँ तक पहुंचेगा। हमने तो बस ब्रेकआउट देखा और उस टाइम हमने इन्वेस्ट कर लिया। और उसके बाद आप देखिए कि इस शेयर का प्राइस जो था 10,000 रुपये तक पहुंच गया था। 6 महीने के अंदर अंदर इसने पैसा जो था 4 गुना कर दिया था। हमारे को नहीं पता था ना, जब हमने बाय किया उस टाइम हमें नहीं पता था कि ये शेयर कहाँ तक जाएगा। हमने तो बस ये देखा कि दिस स्टॉक इज बायेबल, यानी कि ये यहाँ पर खरीदने योग्य है, सारे पैरामीटर्स पर फिट बैठ रहा है। सो हमने यहाँ पर परचेजिंग कर ली। अब हमें क्या करना है, अक्रॉस द स्टॉक्स हमें इक्वल पैसा जो है डेडिकेट करना है। तो मान लीजिए आपके पास 10 लाख रुपए हैं लगाने के लिए, इतने की आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो यू हैव टू डिवाइड दिस मनी इन इक्वल प्रोपोर्शन सो दैट पर स्टॉक एलोकेशन इक्वल हो जाए। अब पर स्टॉक एलोकेशन बराबर रखना है,
यानी कि इंडिया मार्ट इंटरमेश भी उतने का ही लेना है जितने का हमने सीजी पावर लेना है, और उतने का ही रिलायंस लेना है, उतने का ही येस बैंक लेना है, और बाकी जो भी स्टॉक्स आप लेना चाहते हैं, जो भी आप लोग सही समझते हैं, उसे ले सकते हैं। फिर आपका चाहे जो भी क्राइटेरिया हो, ब्रेकआउट पर लेना है कि आरएसआई डाइवर्जेंस देख कर लेना है, वो जो भी आपने सिस्टम बना रखा होगा ना, जिस भी सिस्टम पर आप काम कर रहे हैं, उस हिसाब से आपको उसमें बाइंग करनी है। अब बराबर वैल्यू तय करना इतना आसान नहीं है, दिस इज डिफिकल्ट। आपको पहले एनालाइज करना है कि मैं फ्यूचर में कितना पैसा इसमें डालने वाला हूँ, और उसके हिसाब से आपको एक नंबर सिलेक्ट करना है। सपोज मेरे पास 10 लाख रुपए हैं, या मैं ये मान के चलता हूँ कि टोटल मैं स्टॉक मार्केट में 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करूंगा, तो मैं हर शेयर को 40,000 रुपये दूंगा। यानी कि हर स्टॉक में मैं 40,000 रुपये इन्वेस्ट करूंगा, ना ज़्यादा ना कम। यानी कि 25 शेयर्स हम अपने पोर्टफोलियो में रख पाएंगे। तो जैसे बाय का मौका मिलेगा, हम 40,000 रुपये के इंडिया मार्ट इंटरमेश ले लेंगे, उसमें इन्वेस्ट कर लेंगे। दूसरा किसी शेयर में बाय आएगा तो उसमें ले लेंगे, उसमें भी हमने 40,000 रुपये ही इन्वेस्ट करने हैं। तो यानी कि हमने 25 अगर स्टॉक सेलेक्ट करे ना, यानी कि 25 स्टॉक्स में हमने बाइंग करनी है, तो 25 स्टॉक्स में हर स्टॉक में हम 40,000 अपना जो है डिवाइड करते जाएंगे। आपको ऐसा नहीं करना कि किसी स्टॉक में तो आपने 40,000 डाल दिए, किसी में 1 लाख डाल दिए, कोई 15,000 के आईपीओ के शेयर्स पड़े हैं, किसी के 500 रुपये के ले रखे हैं, और कोई शेयर आपके पहले 1 लाख का लिया था, फिर वो गिर गया तो और ले लिया, थोड़ा और गिरा तो और ले लिया। ऐसे करते करते आपने एवरेज करते करते 6-7 लाख का शेयर जो है वो हो गया है, और सबसे ज़्यादा उसी शेयर में आप फंसे हुए हैं। मोस्ट रिटेल पोर्टफोलियोज में अनइवन वेटेज होती है अक्रॉस शेयर्स। उनसे पूछा जाए कि ये वेटेज के पीछे रैशनल है, कोई सोच, कोई स्ट्रैटेजी है कि ये वाला स्टॉक इतना ज़्यादा लेंगे या ये वाला हम कम लेंगे, तो उनका जवाब पता क्या होता है कि सर ऐसा कुछ नहीं है, ये तो वो गिर रहा था तो और ले लिया एवरेज आउट करने के लिए, और फिर और गिरा तो और ले लिया, अब ये मेरे पोर्टफोलियो पर हावी हो गया है। तो इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है कि यू हैव टू डिवाइड इक्वल प्रोपोर्शन अमंग ऑल स्टॉक्स। जो सरवाइव करेगा वो पोर्टफोलियो में रहेगा, और जो नहीं करेगा वो पोर्टफोलियो से बाहर हो जाएगा। सिंपल सा रूल है। हम नहीं डिसाइड करेंगे कि हमें इंडिया मार्ट रखना है, या हमें रिलायंस रखना है, या हमें येस बैंक रखना है। ये हम नहीं तय करेंगे। हमें जो चार्ट पर सही लगेगा हम वही लेंगे। अब अगर इसे अपने पोर्टफोलियो में जगह बनाए रखनी है, तो इसे परफॉर्म करके दिखाना होगा। जैसे ही इसकी परफॉर्मेंस आनी बंद हो जाएगी, हम इसको हटा देंगे, और दूसरा कोई परफॉर्मिंग स्टॉक जो है वो हम अपने पोर्टफोलियो में जो है ऐड कर लेंगे। तो इससे क्या होगा कि जो शेयर्स परफॉर्म कर रहे हैं केवल वही हमारे पोर्टफोलियो में रहेंगे, और इक्वल अमाउंट हम इनमें डिवोट करते रहेंगे। अब जैसे हमने इंडिया मार्ट में पैसा डाला, साथ ही मान लीजिए किसी दूसरे शेयर में भी डाल लिया, और उसका भी प्राइस जो था वो 2500 रुपये था। अब सपोज कीजिए कि किसी वजह से वो दूसरा शेयर जो था नहीं चला, तो अब होगा क्या, वो पोर्टफोलियो को अंडर परफॉर्म करेगा, और हमें सेल का सिग्नल मिलेगा, और हम यहाँ पर उस शेयर से जो है वो बाहर हो जाएंगे। अब जैसा कि मैंने बताया कि दोनों शेयर जो थे 2500 रुपये के थे। अब इंडिया मार्ट तो अच्छा परफॉर्म कर गया, लेकिन दूसरा शेयर जो था वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा था, यानी कि वो मार्केट को अंडर परफॉर्म कर रहा था, और वो बिका जाकर करीब 1900-2000 रुपये के अराउंड। उसमें आपको 500-600 का लॉस लेना पड़ा। जो चल गया, जैसे अब ये वाला शेयर जो था चल गया, अब हमें नहीं पता था कि वो इतना पहुंचेगा, लेकिन जब वो 10,000 पहुंच गया ना, अब अगर वो एक दिन में 5% भी बढ़ता है ना, तो वो आपका ओरिजिनल लॉस जो आपने दूसरे शेयर में लॉस खाया था ना, वो आपका एक ही दिन में कवर कर जाएगा। और ऊपर से इनफैक्ट एक दिन ऐसा भी आ सकता है जब ये शेयर एक दिन चलेगा, तो ओरिजिनली जो आपने इसमें पैसा लगा रखा है ना, वो आपको एक ही दिन में वापस मिल जाएगा। जैसे कि आप देखोगे कि यहाँ पर 1 फरवरी 2021 वाली कैंडल में 25% जो था ये इंडिया मार्ट इंटरमेश का शेयर रिटर्न देकर गया था एक हफ्ते के अंदर, और बड़ा कितना था, लगभग 1980 रुपये के आसपास, 2000 मोटा मोटा मान के चलते हैं। तो 2000 रुपये ये एक हफ्ते के अंदर बढ़ा था, और आपने लगा कितने रखे थे, 2500 रुपये। तो आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट हमारा जो प्राइस था ना, वो एक ही हफ्ते के अंदर हमारा यहाँ पर निकल आया था। तो दिस इज द मैजिक ऑफ मोमेंटम इन्वेस्टिंग, कि जो आपने छोटे छोटे बीज बोए होते हैं, वो जब वृक्ष बन जाते हैं,
तब वो एक दिन में लाखों बीज बन जाते हैं। तो आपको फिर पीछे मुड़कर नहीं देखना। अब न्यू कैपिटल इज बीइंग जनरेटेड इन दिस सिस्टम, इसे कहते हैं कंपाउंडिंग। तो ये कंपाउंडिंग ऐसी ज़बरदस्त चीज़ है, जब ये अपना काम करने लगती है तब कहाँ से कहाँ पहुँचा देती है। आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, कंपाउंडिंग मशीन बन जाती है, ऑटोमेटिकली पैसा जो है जनरेट होने लगता है। तो हमारा काम क्या है? हमें मोमेंटम वाले स्टॉक्स ढूंढने हैं, बाय करने हैं और होल्ड करना है जब तक मोमेंटम उस स्टॉक में है। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमें अक्रॉस स्टॉक्स बराबर पैसा डालना है। नंबर ऑफ स्टॉक्स ज़्यादा हो जाए कोई परेशानी नहीं है, 30 रखें, 35 रखें, 45 रखें, 15 रखें, 20 रखिए, ये आपके ऊपर है। लेकिन पैसा आपको इक्वल डालना है। अब बराबर पैसा डाल रखा है और 10-15 शेयर्स में एक साथ स्टॉप लॉस हिट हो जाए, जैसा मार्च 2020 में हुआ था, और एक ही टाइम पर लगभग मेरे 17 शेयर्स में मुझे एग्जिट देखनी पड़ी थी। यानी कि एक साथ मुझे इतने सारे स्टॉक्स में एग्जिट करनी पड़ी, कोई परेशानी नहीं आई। बाद में जब मौका मिला तो उन्हीं शेयर्स में या फिर कुछ और शेयर्स में मैंने एंट्री मिली, या फिर कुछ और शेयर्स में मुझे एंट्री मिली और वो शेयर्स वहाँ से 100% बढ़ गए। कुछ शेयर्स तो ऐसे थे जो 3-3 4-4 गुना हो गए। तो जो स्टार्टिंग में एग्जिट के टाइम पर हमें जो थोड़ा बहुत लॉस हुआ होता है ना, उससे ज़्यादा और ज़बरदस्त प्रॉफिट आने वाले समय में हमें मिला। तो कहने का मतलब ये है कि आपको रूल्स पूरे फॉलो करने हैं, और जब आप पूरे रूल्स के साथ काम करेंगे तो आप देखेंगे कि यू विल गेट एनॉर्मस रिजल्ट्स। तो आई होप कि आपको यहाँ तक की बातचीत जो है वो समझ आई होगी। अब हम बात करते हैं दो इंपॉर्टेंट रूल्स की फॉर स्टॉक सिलेक्शन विद रिस्पेक्ट टू मोमेंटम इन्वेस्टिंग। सबसे पहली चीज जो हमें समझनी है कि स्टॉक्स जो है ना, वो साइकिल में चलते हैं। स्टॉक की एक लाइफ साइकिल होती है। लाइफ साइकिल का पार्ट होता है कंसोलिडेशन, दूसरा पार्ट होता है जब उसमें रफ्तार होती है। तो इसको अगर लाइफ साइकिल से जोड़कर समझें तो पहला पीरियड होता है जिसे हम बचपन कहते हैं, कि ये स्टॉक का बचपन है, जहाँ पर वो बहुत समय केवल कंसोलिडेशन में लगा रहता है। धीरे धीरे करके उसकी फाउंडेशन बनती है। फिर आता है स्टॉक का यूथ, जब उसमें सबसे ज़्यादा तेज़ी होती है, तेज़ी से वो शेयर ऊपर जाता है। यूथफुल स्टॉक होता है, जैसे अभी काफ़ी सारे शेयर हैं, जैसे एपीएल अपोलो हो गया। मैं आपको एक बार चार्ट भी दिखा देता हूँ साथ में एपीएल अपोलो का। एपीएल अपोलो ट्यूब्स हो गया। तो अब आप इसका देख सकते हैं कि कैसे मोमेंटम में ये ज़बरदस्त तरीके से बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। और थोड़ा जूम आउट करूँ, एक बार इसका मंथली चार्ट खोलूँ आपके लिए। ये देखिए क्या ज़बरदस्त तरीके से मूवमेंट करता जा रहा है। तो ये जो पीरियड होता है ये है स्टेज 2, या हम इसे यूथ पीरियड भी कह सकते हैं। थर्ड स्टेज होता है जब शेयर स्ट्रॉल कर रहा होता है। स्ट्रॉल का मतलब वो इतना चलने के बाद शेयर थोड़ा सा रुक जाता है। ये वो पीरियड होता है जब आमतौर पर शेयर इतना बढ़ने के बाद थोड़ी सी करेक्शन के लिए तैयार होता है, जैसा यहाँ पर हो गया। यहाँ पर ये जो था ये शेयर स्ट्रॉल करने लग गया इस एरिया में। तो ये वो टाइम होता है जब हमें शेयर में से प्रॉफिट बुकिंग करनी होती है। और फिर फोर्थ स्टेज होता है डिक्लाइन, यानी कि ओल्ड एज, जहाँ स्टॉक लगातार नीचे गिरता जाता है और फिर अंत में काफ़ी नीचे तक गिर जाता है। तो ये 4 फेजेस होते हैं किसी भी स्टॉक में। चाहे आप कोई भी स्टॉक देख लें, इंडिया का देखें, यूएस का देखें, कोई इंडेक्स देख लें, चाहे कोई भी स्टॉक, कमोडिटी, करेंसी, गोल्ड, सिल्वर, किसी भी चीज़ में आप देखेंगे ना, हर चीज़ में आपको इसी टाइप से नज़र आएगा। वो सभी चीज़ें जो हैं वो इन्हीं 4 फेजेस में काम करती हैं। या तो फेज़ 1 होगा कंसोलिडेशन का, फेज़ 2 होता है यूथ वाला, फेज़ 3 होता है मिडल एज, और फेज़ 4 होता है डिक्लाइन वाला। हमें क्या करना है? फेज़ 2 वाले शेयर्स अपने पोर्टफोलियो में रखने हैं। फेज़ 2 वाले शेयर्स जिनमें यूथ हो, उनमें हमें अपना पैसा लगाना है। जो स्टेज 4 के शेयर्स हैं, उनको अपने पोर्टफोलियो में नहीं रखना है, किसी भी कीमत पर। जैसे अगर हम इसी शेयर को देखें, तो इस शेयर में हमारे को एंट्री मिली थी, कुछ ब्रेकआउट आया था जब इस लेवल के ऊपर। ये था उसका पहला स्टेज, जहां उसने जो फेज 1 था ये उसका 2011 से लेकर लगभग 2014-15 तक वो एक ही रेंज के अंदर वो ट्रेड करता रहा। लेकिन उसके बाद आया उसका ब्रेकआउट।
ब्रेकआउट आया था मई 2014 में लगभग 25-26 रुपए के ऊपर, और यहाँ से ये शेयर जो था स्टेज 2 में चला गया, जिसे कहते हैं हम स्टेज ट्रांजिशन। आइए मैं आप लोगों को एक और चार्ट के साथ दिखाता हूँ। ये है हिंदुस्तान यूनिलीवर का मंथली चार्ट। अब आप देख सकते हैं कि 1999 से लेकर इसने काफ़ी समय तक सिर्फ एक ही लेवल के आसपास कंसोलिडेट किया, वो था इस टाइप तक, और उसने ब्रेकआउट जो हमारे को दिया था लगभग 2011 में। तो आप देख सकते 12 साल तक ये स्टॉक जो था कंसोलिडेट करता रहा, यानी कि फेज 1 में रहा। 12 साल तक वो एक लेवल 290-300 के लेवल्स को पार नहीं कर पा रहा था। जहां पर बरसों तक एक लेवल को पार नहीं कर पाते, उस फेज को हम कहते हैं कंसोलिडेशन, यानी कि फेज 1 होता है वो। इस बीच में 100 का शेयर 300 हो जाता था, जैसे कि आप देख सकते हो, कभी ये शेयर 100 का हो जाता था, कभी 300 का हो जाता था। तो देखने को तो यहाँ पे भी 2-3 गुना का रिटर्न है। लेकिन अगर हम ओवरऑल ब्रॉडर फेज में देखेंगे ना, ब्रॉडर वे में देखेंगे, तो हमारे को यहाँ पर कुछ खास रिजल्ट्स जो थे देखने को नहीं मिले। यहाँ पर जो था ना, इन्वेस्टमेंट में पैसा नहीं बना, यहाँ पर ट्रेडिंग में पैसा बना था इस पूरे एज में। कोई भी हमें एक ऐसी मूव देखने को नहीं मिली जो यूनिडायरेक्शनल मूव हो। सो इसीलिए ऐसे में ना, ऐसे एरिया में, ऐसे जब स्टॉक इस टाइप से काम कर रहा होता है, तो ऐसे एरिया में हम इनमें ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन कोई बड़ा पैसा हमारा यहाँ पर इन स्टॉक्स में नहीं बनता। सो बेस्ट पॉइंट होता है बाय करने का जब स्टेज ट्रांजिशन होता है। जब तक स्टॉक सेकंड स्टेज में बना हुआ है, आपको कुछ नहीं करना, चुप करके बैठे रहना है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जैसे ही यहाँ पर स्टेज ट्रांजिशन हुआ और एकदम से स्टेज 1 से स्टेज 2 पर आया स्टॉक, और तब से आप देखिए कि एकदम ऊपर चलता ही जा रहा है। अब इस टाइम पर क्या होगा, बहुत मन करेगा कि 300 का शेयर 600 हो गया, अब काट देते हैं, 100% मिल रहा है, और कहाँ और कितना लालच करेंगे, निकल जाते हैं। लेकिन आपको निकलना नहीं है। सेकंड स्टेज के शेयर्स को होल्ड करके रखना है, उन्हें बेचना नहीं है, क्योंकि हमें नहीं पता इस स्टेज में हमें ये शेयर कहाँ तक लेकर जाएगा, ये शेयर कितनी ऊंचाई तक पहुंच जाए। आज बोल दो कि यूनिलीवर ले लो, तो लोग बोलेंगे कि 2600 रुपये का शेयर है और कितना ही बढ़ेगा, जब कभी बड़ी करेक्शन आएगी, नीचे मिलेगा, तब इसे लूँगा। इस टाइम कोई खरीद के राजी नहीं होता, और जब कोई खरीद कर राजी नहीं होता, तो बहुत मुमकिन है कि ये शेयर 4000 साढ़े 4000 का भी हो जाए। तो जिसके पास है उसको तो बिल्कुल होल्ड करके चलना है, क्योंकि जिसने उस वक्त खरीद लिया सो खरीद लिया। आज के दिन खरीदना इज वेरी डिफिकल्ट। दिस इज जस्ट लाइक बाइंग प्रीमियम रियल एस्टेट। तो जब आप देखते हैं कि यहाँ पर उस टाइम किसी ने प्रॉपर्टी ले ली, तो ले ली, आज के टाइम में वो लेना इज क्वाइट डिफिकल्ट, क्योंकि प्राइसेस इतने बढ़ गए होते हैं। सो आपको यूथफुल स्टॉक्स में जो स्टेज 2 में है, उनमें बिल्कुल होल्ड करके रखना है। इसके बाद एक स्टेज आता है जो होता है स्टेज 3, जहां स्टॉक आकर थोड़ा रुक सा जाता है। उसका एक बहुत इजी सिग्नल होता है, जहां दो इक्वल पीक्स बनती हुई हमें नजर आती है। सेकंड इक्वल पीक बन जाने पर आपको एक बार स्टॉक से प्रॉफिट बुक कर लेना है, जैसा कि यहाँ पर इस एरिया में आप देख सकते हो कि दो ऑलमोस्ट इक्वल पीक्स बन गई। सो इस एरिया में आपको एक बार अपना प्रॉफिट जो है वो बुक करके निकल जाना है। इसको इस एरिया को कहते हैं स्ट्रॉलिंग, इसे फेज 3 कहते हैं। और एक बार इक्वल पीक्स बनने के बाद आपको एक बार तो ना स्टॉक से एग्जिट कर लेना है, और इस चीज में स्टॉक से एग्जिट करने में कोई हर्ज नहीं है। फिर अगर स्टॉक दोबारा ब्रेकआउट देकर ऊपर गया, तो फिर से हम परचेज कर सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि वहां से ये शेयर नीचे लुढ़क जाए। तो अब आइए फेज 4 के दर्शन करते हैं। ये है फ्रेंड्स फेज 4 का शेयर। अब फेज 4 के शेयर चाहे जितना भी अच्छा दिख रहा हो, चाहे जितनी भी बढ़िया कंपनीज हो, आपको अपने पोर्टफोलियो में बिल्कुल नहीं रखने हैं। ये नहीं कि सस्ता है, गिरा हुआ है, तो चलो इसे ले लेते हैं ना, ऐसा आपको कतई नहीं करना। फेज 4 नहीं खरीदना है। ओल्ड एज वाले शेयर्स हमें बिल्कुल नहीं लेने हैं, हमें केवल फेज 2 वाले शेयर्स को अपने पास रखना है। ये बेसिक डिसिप्लिन है स्टॉक सिलेक्शन का। 80% पोर्टफोलियोज जो अंडर परफॉर्म कर रहे हैं ना, उनका रीज़न पता क्या है? ज़्यादातर स्टॉक्स या तो फेज़ 1 के होते हैं या फेज़ 4 वाले। पसंद ही वही स्टॉक्स आते हैं। फेज़ 2 वाले शेयर्स महंगे लगते हैं।
लगता है कि बहुत बढ़ गए हैं, इन्हें छोड़ दो, लेकिन वही पोर्टफोलियो की जान होते हैं और इन्हीं स्टॉक्स को हमें चूज़ करना है। जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को सबसे पहले एपीएल अपोलो का शेयर दिखाया था, वो भी एक स्टेज 2 का शेयर है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे को फिर से एक ब्रेकआउट देखने को मिला था, थोड़ी-सी स्टॉलिंग के बाद, और यहाँ से फिर से वो शेयर जो था, फेज़ 3 से फेज़ 2 में चला गया। ऐसे ही एक शेयर है अपोलो टायर, यहाँ पर हमारे को स्टेज 2 में एंट्री करता हुआ नज़र आया था। उसके बाद यहाँ पर हमारी थोड़ी-सी स्टॉलिंग देखने को मिली थी। आप देख सकते हैं कि 2 इक्वल पीक्स बनी और उसके बाद वहाँ से स्टॉक जो था, ₹300 के लेवल से गिरकर वो सीधा ₹70-80 का शेयर रह गया था। सो इसीलिए यहाँ पर एक बार हमें एग्ज़िट कर जानी है। चाहे ब्रॉडर ट्रेंड इसका पॉजिटिव है, लेकिन जब हमारे को एक बार इक्वल पीक्स देखने को मिल गई, आपको वहाँ से एक बार के लिए एग्ज़िट कर जाना है। दोबारा मौका आएगा, दोबारा ब्रेकआउट आएगा, हम फिर दोबारा एंट्री कर लेंगे। और अभी आप देख सकते हैं कि इसमें अपोलो टायर्स में हमारे को फिर से एक ब्रेकआउट जो है नज़र आया है। नवंबर-दिसंबर 2022 में उसने एक ब्रेकआउट दिया है और उसके ऊपर अभी फ़िलहाल जो है ये स्टेज सस्टेन कर रहा है। सो इसे हम कह सकते हैं कि स्टेज ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, स्टेज ट्रांजिशन हो रही है। वापस से ये स्टॉक जो है स्टेज 3 से स्टेज 2 में जा रहा है। अब ये आगे कहाँ तक जाएगा ये नहीं पता। जो बढ़ रहा है वो बढ़ता जाएगा, हमें तो डाउ थ्योरी यही कहती है। तो जो बढ़ रहा है, हायर बॉटम्स बना रहा है, तो हम तो इसमें बने रहेंगे। अब इस डिसिप्लिन से चलेंगे कि फेज़ 1 के शेयर को नहीं रखना है, फेज़ 2 के शेयर्स को होल्ड करना है, फेज़ 3 वाले शेयर्स में प्रॉफिट बुक करना है और फेज़ 4 वाले शेयर से दूर रहना है, बिल्कुल दूर रहना है। अब हमें इसमें कोई 50 इंडिकेटर नहीं लगाने, एक नज़र चार्ट को देखना है और पता चल जाएगा कि ये यहाँ से निकलना है या नहीं, या कौन से स्टेज में ये काम कर रहा है। जैसे मैं आप लोगों के सामने एक नया स्टॉक दिखाता हूँ। अब आप इसे देखकर आप बता सकते हैं कि ये कौन से स्टेज में चल रहा है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि काफ़ी सारे लोग ना इस स्टेज को पहचान लेंगे। मैं एक बार लाइन्स पुरानी जो हैं वो हटा देता हूँ आप लोगों के लिए। अब आप देख सकते हैं कि ये स्टॉक जो है फ़िलहाल स्टेज 3 में है, यानी कि ये यहाँ पर स्क्रॉल कर रहा है। और जैसे ही यहाँ पर हमारे को कोई भी ऊपर की साइड पर ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, ये अभी फ़िलहाल हम मंथली चार्ट्स देख रहे हैं, तो जैसे ही हमें यहाँ पर एक ब्रेकआउट देखने को मिलेगा ₹190 के ऊपर, तो हम यहाँ से फिर से अपनी फ्रेश पोज़ीशन बना लेंगे। सबसे मुश्किल चीज़ इन्वेस्टिंग में ये है कि अभी कोई मुश्किल नहीं है। मुश्किल पेश आती है तब, जब शेयर हमारा डबल हो जाता है। सपोज़ कीजिए शेयर आपने 200 पर लिया, 250-300 हुआ, तब तक कोई दिक्कत नहीं थी। दिक्कत चालू होती है जब शेयर 350-400 पर आ जाता है। तब लगता है कि बहुत बढ़ गया, एक बार प्रॉफ़िट बुक कर लेता हूँ, नहीं तो कहीं नीचे गिर गया तो सारा प्रॉफ़िट जो है वो लॉस में बन जाएगा। और यहीं पर सोच जो है हमारी गलत हो जाती है। भई आपको ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी है? क्या करेंगे बेचकर? बेचकर कहीं और ही तो लगाएँगे। जहाँ पैसा सही लगा हुआ है, वहाँ से निकाल कर क्या औचित्य है दूसरी जगह पर लगाने का? तो आपको क्या करना है कि आपने जिस शेयर में लगा रखा है ना, एक बार उसे अंडर परफॉर्म तो करने दें। उस शेयर को स्टेज 3 में तो जाने दें। जब स्टेज 3 या 4 में जाएगा तब देखेंगे। जब तक फेज़ 2 में है तब तक कोई हक नहीं है हमें इसे बेचने का। हमें बस इसे होल्ड करके रखना है। अब जो स्टॉक भागे हैं पिछले कुछ सालों में, पता थोड़ी था इतना भाग जाएँगे। जैसे आप देखिए ये है बॉश लिमिटेड का स्टॉक का चार्ट। और आप देखिए यहाँ पर हमारे को एक स्टेज ट्रांजिशन होते हुए नज़र आया था। इस स्टॉक का पुराना नाम था मीको। और आप देखिए एक टाइम का ₹4000 का शेयर, और ये शेयर की वैल्यू हो गई थी लगभग ₹26,000 तक की। तो किसने सोचा था जब आपने यहाँ पर परचेज़ किया? कोई ऐसा बंदा है, कोई ऐसा एनालिस्ट है जो सोच सकता है कि ये ₹4000 आज मैं एंट्री कर रहा हूँ और इस स्टॉक का वैल्यू जो है वो 26-27 हज़ार जाएगी? नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं कर सकता। बस आपको ना, क्योंकि जब हमने लिया था तब हमें कुछ नहीं पता था कि ये कहाँ तक जाएगा। बस आपको यूनिफ़ॉर्म पैसा डाल कर रखना है एंड इट विल इम्पैक्ट ह्यूज ऑन योर पोर्टफोलियो। कोई म्यूचुअल फंड इसे मैच नहीं कर पाएगा और ना ही कर सकता है कोई पीएमएस वाला इसे मैच। हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। अगर आप पूरे रूल्स के साथ ट्रेड करेंगे ना, अगर आप पूरे रूल्स के साथ काम करेंगे,
तो आपको कोई पछाड़ नहीं सकता। चाहे कोरोना आ जाए, चाहे 2008 जैसा क्रैश आ जाए, आपको कोई नहीं हरा सकता। बशर्ते आप पूरे रूल्स को फॉलो करके प्रोफेशनल तरीके से ट्रेड या इन्वेस्ट करें। सो आई होप कि यहाँ तक कि अभी तक जितने भी हमने कंसेप्ट्स को पढ़ा है ना, कि इतने जितने भी हमने अभी तक कंसेप्ट समझे हैं, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गए होंगे। अब आपके लिए क्या होमवर्क है, पहले हम होमवर्क पर आ जाते हैं। एक बार मैं पहले आपको होमवर्क बता दूं, फिर उसके बाद हम बात को आगे बढ़ाएंगे। और आप लोगों के लिए होमवर्क ये है कि इस वीडियो को देखने के बाद अपने सभी स्टॉक्स को रिव्यू करें और देखें कि फिलहाल आपके जितने भी स्टॉक्स हैं ना, वो कौन से स्टेज में जो है ट्रेड कर रहे हैं। कार्रवाई तो आपको पता ही है क्या करनी है। स्टेज 2 के शेयर्स को छोड़कर बाकी सभी शेयर्स में से हमें तुरंत प्रभाव से एग्जिट कर जाना है। अब बात करते हैं कि एंट्री और एग्जिट कैसे करनी है। फॉर एग्जांपल, आप किसी भी लॉजिक पर एंट्री या एग्जिट कर सकते हैं। जैसे किसी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के टूटने पर एंट्री एग्जिट कर सकते हैं, किसी पैटर्न के बनने पर एंट्री एग्जिट कर सकते हैं। एज लॉन्ग एज आपका स्टेज सही है तो उसमें रिटर्न आपको ज़रूर मिलेगा। अब एक मोमेंटम इन्वेस्टिंग में स्टेज होता है जिसे कहते हैं रिलेटिव मोमेंटम, और इसे आपके काम काज करने के तरीके में और निखार आ जाता है। एक होता है एब्सोल्यूट मोमेंटम की, जैसा कि हमने देखा कि यहाँ पर हमें एक प्रॉपर एब्सोल्यूटली जो है एक मोमेंटम नज़र आ रहा है। और एक होता है रिलेटिव मोमेंटम। अभी शुरू में आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है, लेकिन जब आप कंसेप्ट को पूरे सुनेंगे ना, तो आपको ये चीज़ मन में बैठ जाएगी। देखिए, अब ये शेयर यहाँ से यहाँ आ गया, तो इसमें मोमेंटम तो है। एक कंसेप्ट और है जिसका नाम है रिलेटिव मोमेंटम। रिलेटिव मोमेंटम है कि जब वो निफ्टी से ज़्यादा बढ़े। तो अगर ये शेयर निफ्टी से ज़्यादा बढ़ा है, यानी कि उसने निफ्टी से ज़्यादा रिटर्न दिया है, तो हम इसमें कह सकते हैं कि इसमें रिलेटिव मोमेंटम है। तो लॉन्ग टर्म में वही स्टॉक्स रिटर्न देते हैं जो निफ्टी के मुकाबले बढ़िया परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो जो निफ्टी के मुकाबले बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं, उन्हीं शेयर्स को अपने पोर्टफोलियो में रखना है, उन्हीं में इन्वेस्ट एंड ट्रेड करना है। और इस रिलेटिव मोमेंटम को हम एक इंडिकेटर से देख सकते हैं जो है कंपैरेटिव आरएसआई। ये इंडिकेटर आपको किसी किसी सॉफ्टवेयर्स में जो है रेशियो इंडिकेटर के नाम से भी मिल जाएगा, और मेरी नज़र में ये सबसे इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर है। अब आपका पैसा वहीं बनेगा जो स्टॉक निफ्टी को आउट परफॉर्म करेंगे। सो आपको भी बाय वो शेयर्स करने हैं जो निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहे हैं, और सेल उन्हें करना है जो निफ्टी की आरएसआई से नीचे हैं, और ये काम नियमित करते रहेंगे। अच्छा, आरएसआई डालने से पहले एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि लास्ट वीडियो में, आरएसआई डाइवर्जेंस वाली वीडियो में, आरएसआई इंडिकेटर देखा था जो हमने, वो और कंपैरेटिव इंडिकेटर यानी कि कंपैरेटिव मोमेंटम इंडिकेटर वाले में दोनों अलग अलग हैं, और इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है। नाम भले ही मिलते जुलते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। कंपेटिटिव आरएसआई का मतलब है स्टॉक वर्सेस निफ्टी। स्टॉक के प्राइस को निफ्टी से डिवाइड करेंगे तो भी हमें कॉम्पिटिटिव आरएसआई नज़र आती है, यानी कि कॉम्पिटिटिव आरएसआई की वैल्यू हमें देखने को मिलती है। तो चलिए एक बार पहले हम रिलेटिव स्ट्रेंथ कंपैरिजन डाल लेते हैं। तो ये डाला हमने रिलेटिव। ये लास्ट वाला ऑप्शन जो है ये वाला सिलेक्ट कर सकते हैं, ऋषि अजमेरा वाला। और इसमें आपसे पूछा गया, इसमें आपको दिखा देगा कि निफ्टी के बेंचमार्क में के अगेंस्ट जो है आपको यहाँ पे कोई भी शेयर जो है यहाँ पर आपको निफ्टी के बेंचमार्क के मुकाबले आपको नज़र आ जाएगा। कंपैरेटिव आरएसआई का मतलब है कि स्टॉक वर्सेस निफ्टी। स्टॉक के प्राइस को निफ्टी से डिवाइड करेंगे तो भी हमारे पास कंपैरेटिव आरएसआई की वैल्यू आ जाएगी। लाइन नीचे जाएगी तो यानी कि, जैसे कि आप देख सकते हैं कि लाइन अगर नीचे जा रही है तो यानी कि निफ्टी जो है बेटर परफॉर्म कर रहा है एज कंपेयर टू शेयर, यानी कि शेयर जो है निफ्टी के मुकाबले अंडर परफॉर्म कर रहा है। और लाइन अगर ऊपर की साइड जाएगी तो यहाँ पर रिलायंस का शेयर जैसे अभी हमारे सामने है, तो वो जो है निफ्टी के शेयर को आउट परफॉर्म कर रहा है। इसको और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हम एक एवरेज की लाइन जो है इसमें और ऐड कर देते हैं, जो है 100 पीरियड की मूविंग एवरेज। और ये मूविंग एवरेज प्राइस के नहीं बल्कि कंपैरेटिव आरएसआई की है। सो यहाँ पर हम एक ऐड इंडिकेटर पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर हम
हम यहाँ पर मूविंग एवरेज सर्च करेंगे और यहाँ पर हमें मूविंग एवरेज डाल देना है। अब ये जो हमारे को थोड़ी सी सेटिंग इसकी चेंज करनी पड़ेगी। ये जो हमें डालनी है ना, इसकी लेंथ होनी चाहिए 100 पीरियड की, यानी कि यहाँ पर हम ऐड करेंगे 100 पीरियड का मूविंग एवरेज। अब आपके सामने जो है ये लाइन जो है दोनों डार्क कर दिए मैंने। अब जब 100 की लेवल के ऊपर आरएसआई की वैल्यू, कंपैरेटिव आरएसआई की वैल्यू जाएगी, यानी कि अब ये स्टॉक जो है निफ्टी के मुकाबले आउट परफॉर्म कर रहा है। अब इसमें आपको पता चल जाएगा कि कब शेयर जो है निफ्टी के मुकाबले अंडर परफॉर्म कर रहा है और कब यहाँ पर आउट परफॉर्मेंस हमारे को चालू होते हुए नजर आई है। जैसा कि अब आप इस स्टॉक में देख ही सकते हैं कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर इस लेवल के बाद जो है निफ्टी के मुकाबले रिलायंस का शेयर जो है ज़्यादा आउट परफॉर्म कर रहा है और अभी भी वही करता हुआ आ रहा है। सो इसको सिंपल तरीके से इंटरप्रेट करें तो 100 के ऊपर आउट परफॉर्म, 100 से नीचे अंडर परफॉर्म। आरएसआई की वैल्यू का 100 की मूविंग एवरेज के ऊपर जाने का ये मतलब नहीं है कि खरीद लो। इसका मतलब है कि एक क्राइटेरिया टिक हो गया, अब हमें यहाँ मौका मिलेगा, हम इसे खरीद लेंगे। ये अब निफ्टी से बेटर परफॉर्म करने लग गया है तो अब हम इसे अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं है कि आपको उसी टाइम पर शामिल कर लेना है। सो हमें ना शेयर के लेने से पहले दोनों पैरामीटर्स पर खरा उतरना चाहिए। सो जब भी हम कोई शेयर सिलेक्ट करेंगे ना, तो वो पहले दोनों पैरामीटर्स पर खरा उतरना चाहिए। एब्सोल्यूट वे में भी स्टॉक चलना चाहिए, यानी कि स्टेज 2 का शेयर होना चाहिए, और साथ ही में कॉम्पिटिटिव आरएसआई भी निफ्टी को आउट परफॉर्म, यानी कि 100 की मूविंग एवरेज से ऊपर होनी चाहिए। जिस भी टाइम फ्रेम पर आप देख रहे हैं ना, वीकली हो या मंथली, उसी टाइम पीरियड के हिसाब से ट्रेड करना है। बस ध्यान यही रखना है कि एब्सोल्यूट और रिलेटिव दोनों मोमेंटम होने चाहिए, और ऐसे स्टॉक्स को सिलेक्ट करने से आपको रिटर्न्स में ना अलग ही लेवल के रिटर्न्स जो हैं देखने को मिलने वाले हैं। चलिए एक बार मैं आप लोगों को और एक एग्जांपल दिखा देता हूँ और आ जाते हैं हम इसके वीकली चार्ट्स पर। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी ये शंकरा बिल्डिंग मटेरियल ने हाल ही में इस निफ्टी के जो है स्टॉक को ऑलमोस्ट बराबर ही उसी टाइप से परफॉर्म कर रहा है। जैसे निफ्टी चल रहा है वैसे ही ये शंकरा बिल्डिंग मटेरियल चल रहा है, बट कुछ समय पहले इसने मार्केट को, यानी कि निफ्टी को जो है थोड़ा सा आउट परफॉर्म किया था। तो इस टाइप से आप देख सकते हैं। जैसे कि अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएंगे ना, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 100 की मूविंग एवरेज यहाँ से शुरू हुई है और उससे पहले ही स्टॉक जो था 100 मूविंग एवरेज को अंडर परफॉर्म कर रहा था। अब कोई बहुत पुराना शेयर ले लेते हैं, सपोज कीजिए हमने ले लिया आईसीआईसीआई बैंक। तो आप देख सकते हैं कि कैसे कब कब ये स्टॉक जो है निफ्टी के मुकाबले ये स्टॉक अंडर परफॉर्म कर रहा है या फिर कब ये ओवर परफॉर्म, यानी कि आउट परफॉर्म कर रहा है। ये तो हो गया कि कब हमें स्टॉक जो है बाय कर सकते हैं। सबसे पहले स्टेज 2 का शेयर होना चाहिए, उसके बाद हमारे को कोई मौका मिलना चाहिए एंट्री करने का, और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो निफ्टी को वो शेयर जो है आउट परफॉर्म करना चाहिए, और उसके बाद आपको यहाँ पर नई पोजीशंस बनाकर रखनी है। इसके अलावा आपको एक और चीज़ पर ध्यान रखना है कि इक्वल प्रोपोर्शन में अपनी कैपिटल को आपने डिवाइड करना है। शेयर को ज़रूरत से ज़्यादा लेना नहीं है, उतना ही लेना है जितना अलाउड है। दिस इज कॉल्ड मैजिक ऑफ इन्वेस्टिंग। सो 100 से ऊपर वैल्यू जैसे ही जाएगी, उसके बाद हमारा ये स्टॉक में सिलेक्शन एक टिक जो है, एक बॉक्स जो है, हमारा एक क्राइटेरिया जो है वो सिलेक्ट हो जाता है कि अब हम यहाँ पर इस स्टॉक में एंट्री करने को तैयार हैं, बशर्ते कि वो स्टेज 2 का शेयर होना चाहिए। अब जैसे ही आपको कोई ब्रेकआउट देखने को मिले, कोई पैटर्न देखने को मिले, तो उसके बाद जो है आप इसमें एंट्री कर सकते हैं। और इसी पैसा लगाकर आपको जितना रिटर्न मिलेगा ना, इस टाइप की इन्वेस्टिंग को कहते हैं मोमेंटम इन्वेस्टिंग, और यही है मैजिक इन्वेस्टिंग का। शुरू शुरू में आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं होगा, लेकिन जैसे जैसे आप इसको अपनी ज़िंदगी में उतारेंगे ना, यू विल रियलाइज कि इसकी अनबिलीवेबल ताकत है। बहुत सारे लोगों को इन्वेस्टिंग बुरी लगती है और वो कहते हैं कि इन्वेस्टिंग में मज़ा नहीं आता सर। असली मज़ा आता है ट्रेडिंग में, जब हम रोज़ कमाते हैं। वो बात ठीक है, लेकिन इसमें आपको बहुत ज़बरदस्त रिटर्न्स मिलते हैं, और अगर आपको इस बार इस तरीके से काम करने की लत लग गई ना, तो आप इंट्राडे की साइड पर देखेंगे भी नहीं। ऊपर से आपका सारा पैसा, मोस्टली मोस्टली पैसा जो है ना, ऐसे ही थोड़े टाइम के लिए अगर आप पैसा इन्वेस्ट करके रखेंगे ना, वहीं से हमारे को
जो एक्चुअल रिटर्न्स हैं वो देखने को मिलते हैं। सो आई होप कि अब तक आपको सारे कंसेप्ट जो हैं वो समझ आ गए होंगे कि कैसे आपको यहाँ पर स्टॉक सिलेक्ट करने हैं, कैसे आपको मोमेंटम देखना है, कैसे आपको आरएसआई लगानी है, उसके ऊपर मूविंग एवरेजेस लगानी है। ये सब चीज़ें आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। सो अगर अभी तक के सारे कंसेप्ट्स आप लोगों को समझ आ गए हैं, तो अब हम थोड़ी सी और काम रह गया है, थोड़ा सा और पार्ट कवर करने के बाद आज की वीडियो को हम एंड करते हैं। अब एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊं, सबसे पहले तो इसका कंपैरेटिव आरएसआई का और नॉर्मल आरएसआई का कोई मेल जोल नहीं है। दोनों बिल्कुल अलग अलग तरीके के कैरेक्टर्स हैं, दोनों का अलग अलग तरीके के इंडिकेटर्स हैं। सो इसीलिए आप इन दोनों इंडिकेटर्स को एक जैसा इंडिकेटर बिल्कुल भी मत समझे। नाम में भले ही थोड़े से सेम हो सकते हैं, लेकिन काम दोनों का अलग अलग है। अब मैं आपको बताऊंगा इसमें इस चीज़ को, इस इंडिकेटर को, ये कंपैरेटिव आरएसआई वाले जो इंडिकेटर अभी हमने डिस्कस किया, इसे हम डेली बेसिस पर किस टाइप से यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम डेली चार्ट्स पर स्विच होते हैं और आपको यहाँ पर भी उसी तरीके से ट्रेड करना है कि जैसे यहाँ पर हमारे को बाय का सिग्नल देखने को मिले वैसे ही आपने बाय कर लेना है। और जैसे आपको सेल का सिग्नल देखने को मिलेगा ना, यहाँ पर कोई पैटर्न बना हुआ नजर आएगा, कोई लेवल का ब्रेकडाउन आ गया, तो वहां से आप लोगों को ये स्टॉक जो है वो फिर सेल कर देना है। अभी तक के सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए ना। सो इस चीज को अगर आप डेली बेसिस पर भी लेकर ट्रेड करेंगे ना, तो आपको इसमें भी, यहाँ पर भी डेली बेसिस पर भी एनॉर्मस रिजल्ट जो है देखने को मिलने वाले हैं। अब अगर आप इसी कंसेप्ट को स्विंग ट्रेडिंग के साथ जोड़ देंगे ना, बाकी सब चीजें छोड़कर, तो आप अगर इसको स्विंग ट्रेडिंग के साथ कंबाइन करके देखेंगे ना, तो इसमें भी आप बिल्कुल ट्रेड कर सकते हैं। डेली बेसिस के चार्ट पर ही स्विंग ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। और अगर आप इसके साथ कंपैरिजन बनाकर, यानी कंपैरेटिव आरएसआई वाला फार्मूला, कंपैरेटिव आरएसआई वाला इंडिकेटर अगर आप साथ में यूज करके काम करेंगे ना, तो इसमें आपके रिजल्ट्स में ना 4 से 5% का ऑटोमेटिकली इजाफा जो है वो देखने को मिल जाएगा। बाकी बात करें वीकली चार्ट्स पर और मंथली चार्ट्स पर, जो अभी हमने बात करी थी कि किस टाइप से आपको जो है स्टॉक सिलेक्ट करने हैं। सो आपको एक चीज का ध्यान जरूर रखना है कि दोनों क्राइटेरिया जो है वो मीट होने चाहिए। एब्सोल्यूट मोमेंटम भी होना चाहिए और साथ ही साथ हमारे पास यहाँ पर कंपैरेटिव मोमेंटम भी होना चाहिए स्टॉक में, तभी हम उन स्टॉक्स को जो है बाय करके चलेंगे। अब आपको अपने रूल्स को जो है ना पूरे तरीके से फॉलो करके चलना है। स्टॉक कैसे सिलेक्ट करना है आप लोगों के सामने मैंने शेयर कर दिया। एंट्री एग्जिट कैसे करनी है ये भी चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई हैं। जैसे अब ये स्टॉक यहाँ पर चल रहा है, तो ऐसा थोड़ी कि औंधे पौंधे नाम दाम पर किसी भी टाइम पर आप लोग जो है एंट्री कर लेंगे। कोई सिग्नल मिलने दीजिए, कोई पैटर्न बनेगा, कोई ब्रेकआउट, नए लेवल के ऊपर ब्रेकआउट आएगा, तब हमें यहाँ पर परचेजिंग करनी है। बस काम आप किसी भी टाइप से करें, आपको रूल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। अगर आप रूल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे, एक प्रोफेशनल तरीके से ट्रेड करेंगे ना, तो आप अपने आप देखेंगे कि कितने ज़बरदस्त रिजल्ट जो हैं आप लोगों को देखने को मिलते हैं। और उसके अलावा आप अच्छा खासा मुनाफा आप स्विंग ट्रेडिंग को यूज़ करने के बाद भी यहाँ पर अर्न कर सकते हैं। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और सभी दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। इस वीडियो का लाइक टारगेट रखते हैं 200 लाइक्स का। तो जैसे ही इस वीडियो पर 200 लाइक्स हो जाएंगे, आपको इस सीरीज़ का नेक्स्ट पार्ट जो है वो ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। और अगर आप भी अपना दूसरा डीमेट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं या पहला भी डीमेट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, कोई भी अगर आप डीमेट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं ना, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पर क्लिक करने के बाद 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर आपका डीमेट अकाउंट जो है वो ओपन हो जाएगा या फिर प्रोसेसिंग में चला जाएगा। सो आज ही अपना दूसरा डीमेट अकाउंट जो है, जहां पर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं अपस्टॉक्स या एंजल के साथ, आज ही ओपन करें। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की सेशन को यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, नौकरी से आज़ादी पूरी तैयारी के थर्ड सेशन में, सेशन नंबर 3 में। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।